बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो कभी आपके साथ कांग्रेस में थे, बाद में जालोर से लोकसभा का टिकट मांगा, आप विधानसभा चुनाव हार गए। देवजी पटेल नाम है उनका। कितनी सच्चाई। टिकट कड़वी समाज के लोगों को दिए 2009 में श्रीमती संध्या चौधरी जी को और 2014 में उदयलाल जी आंजना को। दोनों में ही परफॉर्मेंस बड़ा कमजोर रहा। कहा जा रहा है कड़वी जो है वो बीजेपी का वोटर है। उसमें आपको क्यों दिया जाए? कौन सा ऐसा काम है जिसको आप ये कह सकते हैं कि 15 साल में इन्होंने ये जालोर सिरोही के लिए एक ट्रेडमार्क काम दिया है कि साहब देवजी पटेल ने ये किया है? इसी माध्यम से आप पढ़े कॉन्वेंट स्कूल में, फिर आपने डिप्लोमा किया और एग्रीकल्चर और ये बेस डेवलप किया। क्यों फिर सांसद वांसद के चक्कर में पढ़ना चाह रहे हैं? वहाँ लोग गरियाते गजब का आप काम नहीं करते। देखिए, हम तो 15 साल से वहां का चुनाव देख रहे हैं। सांसद हो, विधायक हो, प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हो, सब यही कहते हैं सूरत बदल देंगे, लेकिन सूरत खुद ही की बदल जाती है। पहले इंटरव्यू में बड़ा बुझा हुआ सा चेहरा होता है, बनने के बाद बड़े चमक जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर हम कई प्रत्याशियों से रूबरू हो रहे हैं, दावेदारों से, खास करके जो लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट जो है वो बता दें, अनुक्रमांक के अनुसार 18 नंबर की लोकसभा सीट है। 20 साल से यहाँ बीजेपी काबिज है और भीड़ पड़ रही है बीजेपी में टिकट मांगने के लिए। जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि बीजेपी का टिकट जो है, लोग ये मान रहे हैं कि जीत की गारंटी है। ऐसे में पार्टी के प्रति समर्पण, पैसे कमाए हुए लोग और तमाम तरह के नेता जो कि जनता के बीच हैं या होने का दावा कर रहे हैं, वो भाजपा से कतार लग रही है। कांग्रेस वालों की संख्या कम है। एक प्रत्याशी आज हमारे हाथ लगे हैं, दावेदार हमारे हाथ लगे हैं। नाम दिनेश चौधरी हैं और रेवदर जो इलाका है वहां के रहने वाले हैं। रानीवाड़ा से विधानसभा का टिकट मांगा था। युवा हैं, सरपंच रह चुके हैं, पंचायत राज में काफी प्रभावी प्रदर्शन किया था और कांग्रेस से इनका परिवार बहुत लंबे पुराने समय से जुड़ा रहा है। इन्हीं की जबानी आज जानेंगे। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका थिंक 360 में। क्या कहानी है आपकी? मेरे फादर ने अपने यूथ में महात्मा गांधी के यहाँ 4 साल अपनी सेवाएं दी है, गांधी आश्रम साबरमती में, अहमदाबाद में। उसके बाद अपने कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना बिजनेस और व्यवसाय वहाँ और पूना में स्थापित किया। उसके बाद में उन्होंने अपने परिवार के कई लोगों को वहाँ पर ले गए, पलायन किया जिनका, और सबको अपने बिजनेस में, अंकल भाई वगैरह जितने भी है समाज के हैं, जिनको पार्टनरशिप दी बिजनेस में उनके काबिलियत के हिसाब से। और कुछ जैसे 4-5 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद उनको उनका डिविडेंड देकर उनका बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई उन्होंने वहां पूना में काम किया और बाद में इस इलाके में अपने क्षेत्र में क्या क्या किया? उन्होंने बाद में अपने, जब हमारे सारे परिवार के भाई वगैरह वहाँ पूना सेट हो गए, उसके बाद में वो यहाँ आ गए 1960 के 65 में अराउंड फादर यहाँ आ गए थे। उसके बाद उन्होंने खेती का काम शुरुआत किया। कृषि में काफी योगदान रहा उनका। समाज भी हमारा काफी बिछड़ा हुआ था, कल भी समाज, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, काफी चीजें थी, तो उन पे भी उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद 1983 में मेरे परिवार ने मिलके एक विद्यालय का इनॉग्रेशन किया, जो स्थापित किया। गांव में 10 बीघा जमीन में विद्यालय बनाया, जिनको शिव शरण माथुर जी के हाथों से इनॉग्रेशन करवाया उनका। शिक्षा के लिहाज से काफी पिछड़ा है सिरोही और आपके जो पिता थे उन्होंने ये शुरुआत की। तो यह काम लगातार जो है वो चला या नहीं? एक स्कूल बना के आप रुक गए या कुछ आगे? नहीं, वो तभी से उनकी विचारधारा थी कि वो फादर पढ़ नहीं पाए थे और हमारे परिवार में भाई वगैरह वो भी कम ही, मेरे यानी अंकल और वो भी कम ही पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने अपना यही सोच थी कि सबसे पहले शिक्षा का मंदिर स्थापित किया जाए, जो है दान पुण्य में। तभी से शुरुआत हुई हमारे परिवार की कि दान पुण्य में, क्योंकि महात्मा गांधी के अधीन रहे थे, तो उनकी जो प्रेरणा थी वही थी दान पुण्य में और धार्मिक कामों में सबसे आगे रहते थे परिवार। जालोर सिरोही में जो कैंडिडेट आते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई में कहाँ तक हाथ आजमाया है? मैंने तो 12th तक किया है माउंट आबू सेंट जोसेफ स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से किया है। उसके बाद में डिप्लोमा किया है अहमदाबाद से, HL कॉलेज में भी। आप अंग्रेजी जानते हो? वैसे जालोर सिरोही के नेताओं के साथ बड़ी दिक्कत है ये कि वो अपने लोगों के साथ संवाद प्रभावी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर जो है वो हाथ नहीं पकड़ पाते।
बड़े नेताओं से मिलते हैं तो लगता है कि ईश्वर से मिल लिए, फोटो खिंचवाया, सोशल मीडिया पे डाला कि आज मोदी जी से मुलाकात हुई, आज पवन बंसल जी से हुई, या आज खड़गे जी से हुई। एक और सवाल दिनेश जी आपसे ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पिता जो है या उनका परिवार जो है वो पलायन करके पूना गया। जी, उस समय क्या है तो ये बड़ी एक समस्या है, जालोर इलाके में पलायन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जालोर सिरोही जो है सबसे, राजस्थान में देखा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग या इस तरह का बड़ा है नहीं कि लोग यहाँ पे रह के कुछ कर सके। इसी कारण वो क्या है कि ज्यादातर पलायन करते हैं ज्यादा। अभी भी काफी चीजें हैं। मैं अभी पिछले 2014 से टर्म में सरपंच रहा था। उस समय भी मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसमें यही था कि यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, किस कारण, क्योंकि यहाँ उद्योग है नहीं, इस तरह के उद्योग नहीं है जो यहाँ पे ही, अगर जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था 1600 बीघा में मेरे गांव से। सबसे पहला ही प्रोजेक्ट था कि उसको डेवलप किया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे ही छोटे छोटे इकाइयाँ उद्योग डेवलप हो जाए, जो वो भी सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कैप्सिकम हो गया, कैस्टर प्लांट हो गया, इसका आलू की चिप्स की फैक्ट्री हो गई, मिल्क हो गया। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ से जैसे खेती का जितना भी निकलता है, जो भी पैदावार होती है, वो उन्हें बेचने के लिए गुजरात जाना पड़ता है, क्योंकि न तो यहाँ की ढंग की मंडी है, न मार्केट है कोई ऐसा बड़ा कि यहाँ पे ये लोग अपना बेच सके माल। तो इन्हें गुजरात जब लेके जाते हैं तो कोई भी चीज आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। आप चीज लेके चले गए वहां, उसके बाद आपके हाथ में नहीं रहता है कि उसको किस रेट में देना है। जो भी वहां व्यापारी आते हैं जो रेट देखते हैं, सीट्स देख के कि आपका ये तो इसमें ये फॉल्ट है, वो है, जो भी हो, तो उनको दे के लेके आना पड़ता है। जो भी रेट मिलती है तो उनको सही रेट नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद जैसे डेली का 5 लाख लीटर जो है हमारे यहाँ से गुजरात जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई दूध जो है गुजरात जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बड़ी डेयरी नहीं है और किसी ने ये काम किया नहीं। किसी भी जो भी आए, इन्होंने कोई भी लोकल से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उनको रोजगार मिल सके। तो मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था 1628 बीघा में और सरकार को भेजा था कि भाई यहाँ पे यही चीज है, जैसे एरंडी है, सौंफ है, खेती है, खेती से रिलेटेड अगर यहाँ पे उद्योग डेवलप हो जाएंगे तो लोगों को अपनी चीजें बेचने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा। यही पे ये सारी चीजें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी तो लोग पलायन को मजबूर नहीं होंगे, बाकी तो नहीं जाएंगे। और छोटे छोटे कोई भी चाहे तो अपना छोटा छोटा यूनिट लगा सकता है वहां पे। एसोटिंग प्लांट हो गया, सीड्स का, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है। तो अगर डेयरी भी लगती है तो वो जो है, आप जिस इलाके से आते हैं, जो आपकी विधानसभा लोकसभा सीट है जो, उसमें कांग्रेस से टिकट मांग बहुत कम लोग रहे हैं बीजेपी की तुलना में। जी। लेकिन 8 विधानसभा में से 4 में बीजेपी जीती। 3 विधानसभा गुजरात जहां से बीजेपी का कमल जो है वो पुष्पित हुआ है, तीनों सटी हुई पे बीजेपी नहीं है। रेवदर में नहीं है और आपकी रानीवाड़ा में नहीं है और सांचौर में नहीं है, ठीक है। अब और पड़ोसी भीनमाल में भी बीजेपी नहीं है, ठीक है। तो यह 12,000 वोट जो है वो भाजपा पीछे है कांग्रेस से जी। ओवरऑल देखा जाए, क्या आपको अपॉर्चुनिटी लगती है कि जालोर सिरोही में एक बछेड़ मारा जा सकता है, स्टॉक मारा जा सकता है? क्यों नहीं हो सकता है ना। ऐसा कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए काम करने की, पब्लिक के बीच में आपको जाकर। कांग्रेस ने 2 टिकट कड़बी समाज के लोगों को दिए जी। 2009 में श्रीमती संध्या चौधरी जी को और 2014 में उदयलाल जी आंजना को। दोनों में ही परफॉर्मेंस बड़ा कमजोर रहा। कहा जा रहा है कड़बी जो है वो बीजेपी का वोटर है। उसमें आपको क्यों दिया जाए? उसमें क्या था कि उदयलाल जी प्रॉपर यहाँ से है नहीं, जो बाहरी कैंडिडेट थे। तो समाज ने देखा कि जब लोकल यहाँ से अगर किसी को मिलता है तो समाज का वही था कि अब उदयलाल जी यहाँ से थे नहीं, तो बोले कोई भी काम पड़ेगा तो समाज के कोई भी लोग है वो वहां जाना पड़ेगा। उसको देखते हुए लोगों ने लोकल को चुना। यदि आप लोकल को अगर कांग्रेस आजमाती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जी। एक किस्सा हम सुनते हैं दिनेश जी, जैसे आप युवावस्था से कांग्रेस से जुड़े हुए रहे जी। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो कभी आपके साथ कांग्रेस में थे, बाद में जालोर सिरोही से लोकसभा का टिकट मांगा, आप विधानसभा चुनाव हार गए। देवजी पटेल नाम है उनका। कितनी सच्चाई? देवजी पटेल और हम पहले साथ ही थे। 2007 में हमने उनके लिए कोशिश की थी। उस समय मैंने भी कांग्रेस में कोशिश की थी। कांग्रेस में कोशिश की थी, लेकिन उस समय क्या है कि मैं भी कोशिश करता, लेकिन मेरी एज कम थी जी। तो लोकसभा फाइट करने के लिए आपको 25 प्लस चाहिए जी, और मेरी 22 थी। तो उस समय हमने
देवजी पटेल को तैयार किया था और उतारा था, तो कुछ कारणों के कारण कांग्रेस से नहीं मिला। कांग्रेस से नहीं मिल पाया, तो उन्होंने फिर बीजेपी से कोशिश करके वहां से ले लिया टिकट। तो आपके दोस्त थे, मुलाकात होती है देव जी से अब? हाँ, होती रहती है मुलाकात। तो बीजेपी कांग्रेस से इतर या वैसे? नहीं, ऐसे नॉर्मल। वो नहीं कहते आपको बीजेपी में आ जाओ बंधु? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं। क्योंकि आप बेसिकली विचारधारा कांग्रेस की, महात्मा गांधी के समय से इनके पिता जो है वो कांग्रेस की मूल विचारधारा से जुड़े रहे हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो सर बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़े कॉन्वेंट स्कूल में, फिर आपने डिप्लोमा किया और एग्रीकल्चर और ये बेस डेवलप किया, क्यों फिर सांसद वांसद के चक्कर में पढ़ना चाह रहे हो वहां लोग? फिर गरियाते गजब का आप काम नहीं करते हो? एक्चुअली में सिरोही जालोर काफी पिछड़ा हुआ है, तो मैंने राजनीति में आने का ये है कि हमारे परिवार में भी काफी चीजें देखी है, उतार चढ़ाव आए हैं, और जो सोशल सर्विस में रहे हम लोग, तो हमारा तो ध्येय ही है कि लोगों के, समाज के प्रति, लोगों के प्रति सेवा करना, वो धारणा रही है हमारे परिवार की पहले से ही। के काफी कैंप भी लगाए परिवार ने। एजुकेशन में तो हमारा परिवार सबसे आगे रहा है, दान पुण्य में। तो उस विचारधारा को देखते हुए, समाज सेवा को देखते हुए हमने ये विचार किया कि चलो राजनीति में हमें जाना चाहिए। जी दिनेश जी, अगर पॉलिटिक्स में आप आते हैं जी, क्या प्राथमिकताएं हो सकती है कि साहब अब जो सांसद बने, आपके मित्र 15 साल से हैं जी, आपके चूंकि मित्र हैं, मुलाकात होती है, एक सवाल और पूछ लेता हूं कि कौन सा ऐसा काम है जिसको आप ये कह सकते हैं कि 15 साल में इन्होंने ये जालोर सिरोही के लिए एक ट्रेडमार्क काम दिया है कि साहब देवजी पटेल ने ये किया है? देखो, ये तो आप कांग्रेस बीजेपी वाले से हट के कहना, क्या आप मित्र के नाते कितने संतुष्ट हैं? ऐसा तो कोई बड़ा विकास तो हुआ नहीं है जालोर सिरोही में, और क्या है कि विकास करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। ऐसे पोस्ट लेके बैठने से और इस तरह कोई विकास नहीं होता है। आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, पब्लिक के बीच में डेली रहना पड़ता है, उनकी क्या वो है, कमियां है, क्या चाहिए, क्या उन्हें जरूरत है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। उसके बाद आगे भी आपको हाथा जोड़ी भी करनी पड़ती है, मंत्रियों के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि मैं सरपंच रहा हूं तो मुझे पता है कि काम कैसे होते हैं, किस तरह करवाने पड़ते हैं। ऐसे बैठ के, चेयर पे बैठ के आप सोच लो कि कोई काम कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अपने से ही सब कुछ नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेरा पहला जो सवाल छूट गया था कि कितने काम ऐसे हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो किसी जनप्रतिनिधि को आते ही सबसे पहले जालोर सिरोही के लिए करने चाहिए? सबसे पहले तो जो पलायन हो रहा है ज्यादातर, जैसे आप देखते हो कि सिरोही जालोर में जैसे देवासी समाज हो गया, दूसरे कलमी समाज हो गए, जो भी आज पिछड़ी जाति के लोग हैं वो हो गए, उनको क्या है कि सबसे पहले रोजगार की बहुत प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल। तो आप देखते हैं जैसे जो पलायन पशुपालक रखते थे, वो भी उन्होंने पशुपालक रखना कम कर दिया है। पशुपालन, हाँ, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि आज कैमल है, ऊंट का मिल्क है। आज उसको देखा जाए, यदि उस प्रोजेक्ट को वहां डाला जाए कि भाई कैमल का और गोट का जो बेस्ट क्वालिटी का मिल्क है वो आपको सिरोही जालोर में मिलेगा, क्योंकि वो प्योर जो चीजें वनस्पति खाते हैं, उसमें न तो रसायन होता है, न कोई किसी प्रकार का केमिकल होता है। इस तरह के अगर जैसे वहाँ पाउडर प्लांट लग जाए, कैमल का प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, आपके यहाँ सीताफल अच्छा होता है, आपके यहाँ पे बांस बहुत जबरदस्त, छोटे यूनिट लग जाए तो उन्हें ये पलायन नहीं करना पड़ेगा, वहां पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और वहीं पे ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? कोई नहीं जाना चाहता अपना घर छोड़ के बाहर। जी, तो अभी जो आप टिकट मांग रहे हैं लोकसभा से, तो आप जयपुर में हैं आज और मिल रहे हैं कई नेताओं से, आप प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से, और काफी लेट तो हैं, अभी तो कांग्रेस काफी आगे बढ़ चुकी है, पर हमें लगता है कि आप बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। एक सवाल और कि लिटरेसी जो है, पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां, बहुत बड़ा एक समस्या है। तो कैसे देखते हैं कि आप कॉन्वेंट में पढ़ लिए, माउंट आबू रोड गजब के स्कूल है, प्राइवेट वो भी है, सरकारी सिस्टम क्यों पिछड़ रहा है वहाँ? सरकारी सिस्टम ये बिछड़ रहा है कि लोग ज्यादातर वहां पे पलायन हो चुके हैं, तो वो ज्यादातर जो लोग पलायन हो चुके हैं वो तो व्यापार लाइन में है या फिर सर्विस लाइन में है। व्यापार लाइन में जो आता है वो फिर अपने बच्चे को वही सोचता है कि मेरा बच्चा भी व्यापार करने लग जाए, वो नहीं सोचता है कि चलो मेरे बच्चे को मैं कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करा के कोई IAS IPS, अवसर नहीं है ना, हाँ अवसर नहीं है इस तरह का, तो वो उसी लाइन में लग जाते हैं। और बाकी जो होते हैं वो उनका घर चलाने, जो डेली की जीविका में लगे होते, तो उन्हें वो मुश्किल होता है कि इन चीज़ों में देखा जाए। और रहा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी आप देखिए, मैंने मेरे स्कूल में
अपने जो मेरे फादर ने डोनेट की थी उसको मैंने पूरा रिनोवेट किया था जी। अभी जब सरपंच बना तब रिनोवेट करने के बाद उसमें जो प्राइवेट स्कूल सुविधा देती है वो सारी मैंने दी वहाँ पे, जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गए, उसके बाद प्रोजेक्टर क्लास हो गई, उसके बाद अपनी बेंचेस बच्चों के बैठने के लिए, खाने की अच्छी व्यवस्था। मैं खुद भी जाता था, डेली 2 घंटे क्लास लेता था यानी आज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अकॉर्डिंग टू, जैसे आज फर्स्ट क्लास को ले लिया, सेकंड क्लास को ले लिया, डेली 2 घंटे में स्कूल में देता था। उनका फूड क्वालिटी कैसा मिल रहा है उन्हें चेक करता था। तो मेरे बनने के बाद मैंने देखिए 2 प्राइवेट स्कूल गांव में चलती थी, वो दोनों बंद हो गई, सारों ने एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा लिया और स्ट्रेंथ भी बड़ी, पूरे रेवदर तहसील में सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ रही हमारे स्कूल की, और उसमें 50% गर्ल्स थी और 15% बॉयज थे। और 5 साल के टर्म में आप देखिए रिजल्ट रहा सरकारी स्कूल का 10th प्लस 12th का 100%। जी। ये तो टीचर के ऊपर भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उन्हें भी सपोर्ट देना पड़ता है कि आप पढ़ाइए, और टीचरों की कमी है तो आप आगे जाइए, उनके रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमारे यहाँ टीचर की कमी है तो आप भर्ती कीजिए। ऐसे करके मैंने लड़के भी टीचर कमी थे वो पूरी की, क्योंकि आप अगर कोई अगर दानदाता दान कर रहा है स्कूल का, इतना कुछ लगा रहा है, तो उसके अगर टीचर नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए तो फिर उस बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले टीचर होना बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट के, तो बच्चों को सपोर्ट मिलता है। आपके यहाँ से लोग गुजरात क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? मैं हर जो दावेदार है उनसे सवाल करता हूँ कि क्या है, गुजरात से इतना मोह क्यों है आपको? वो ऐसा है कि सर वहाँ पे कोई इस तरह का बड़ा अस्पताल नहीं है, और सबसे मेन क्रोमा सेंटर नहीं है। क्रोमा सेंटर नहीं है वहाँ कि बड़ा क्रोमा सेंटर हो। क्रोमा सेंटर किसी ने बना भी लिया तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, सुविधा नहीं है। सरकारी अस्पताल में चले जाओ तो आप कोई स्टाफ ही नहीं मिलेगा, ये काफी दिक्कत है। तो वहाँ पे मार्केट हो गया गुजरात में हॉस्पिटल का, तो सब लोग हर गांव से गाड़ियां जाती है, सुबह 9 बजे सब बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ। जी। ये सरकारी स्तर पे, हाँ, और प्राइवेट ऐसा कोई। क्या समझते हैं आप इन चीजों को कैसे सुधारेंगे, क्या होना चाहिए आने वाले? देखिए हम तो 15 साल से वहां का चुनाव देख रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो, प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हो, सब यही कहते हैं सूरत बदल देंगे, लेकिन सूरत खुद ही की बदल जाती है। पहले इंटरव्यू में बड़ा बुझा हुआ सा चेहरा होता है, बनने के बाद बड़े चमक जाते हैं। वो ऐसा होता है कि जैसे आप आज है ना पब्लिक को, वैसे कल बनने के बाद भी आप वैसे ही दिखने चाहिए। आपके अंदर अगर बदलाव आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं ये बन गया और फिर बैठ जाऊं आराम से, अब ये आदमी मेरे पास नहीं आना चाहिए, मेरे को वहां नहीं जाना चाहिए, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें साइड में रखनी चाहिए आपको। और भी आज आप मैं चेयर पे बैठा हूं तो अगर मुझे कोई मौका मिलता है किसी पद पे जाने का तो और मुझे निचले स्तर पे आना चाहिए, तभी आप लोगों की समस्या। संगठन में भी आपने काम किया है कांग्रेस में? जी, मैं महासचिव भी रहा हूँ, अपने ब्लॉक अध्यक्ष में भी रहा हूँ और डीसीसी में भी रहा हूँ। और उसके बाद इस बार मुझे अपने रेवदर का कोऑर्डिनेटर बनाया था। अच्छा, विधानसभा चुनाव। खैर आपका चुनाव जीते भी आप। जी। रेवदर में जो कोहली जी हैं आपके विधायक बने हैं रेवदर लंबे समय बाद, शायद 4 या 5 टर्म बाद में। 7 टर्म बाद आई है इस बार। एंटी कंपेंसी भी थी, बिल्कुल। तो दिनेश जी से हम लगातार और भी विषयों पे बात करेंगे, आज सिर्फ रूबरू हुए हैं, इनके इलाके में जाके भी पूछेंगे, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि साहब आप जैसे पढ़े लिखे लोग आगे आए और कांग्रेस जो है वो देखे कि बाहर से नहीं अंदर से थोड़ा ठीक ठाक आदमी चुन लिया जाए, अपना ही व्यक्ति चुन लें। खैर राजस्थान की पॉलिटिक्स और इन विषयों पे हम लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं और ऐसी पर्सनैलिटीज हमें मिल रही हैं जो लोकसभा जालोर सिरोही क्षेत्र से चुनाव लड़के वहां की धारा, दशा और दिशा बदलने का दावा कर रहे हैं। जनता से अपील है कि टिकट मिलता है तो फिर सवाल जरूर पूछें। पहले भी एक बंदा बीजेपी वालों के लिए कह गया तो मैं भी रिपीट कर रहा हूं उसको। खैर दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए, और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।